हाँ बोलिए। वेलकम टू श्री राम कॉमर्स। हम अगली कड़ी को लेकर मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विद्यालय द्वारा जारी किया गया मॉडल का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम मेरे साथ जुड़ जाइए और जुड़े रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो दायित्व किसका है? प्रबंध का। तो प्रबंध का दायित्व होता है कि वो समाज को सही वस्तु दे, सही दाम पर दे। ऑप्शन है क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, ए बी दोनों। तो क्रेता की सावधानी का नियम ये प्रबंध का दायित्व नहीं होगा। विक्रेता की सावधानी का नियम देख कर बेचे। तो प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। सेकेंड है प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें है मुद्रा, मशीन, मनुष्य। तो इसमें हो जाएगा, चूंकि उत्तरदायित्व किसका होता है? मनुष्य का होता है, इसलिए इसमें मनुष्य होगा। तो दूसरा क्वेश्चन का सी हो जाएगा। तीसरा है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कितने कार्य हैं। तो जॉर्ज आर टेरी ने कहा कि 4 कार्य हैं। ऑप्शन बी में है। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नीति निर्धारण कार्य किसका है? नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग। तो सब तो पॉलिसी नहीं बना सकता है ना। तो नीति निर्धारण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध का होता है। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता, बढ़िया से पता होगा, अमेरिका के रहने वाले फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनका शॉर्ट नाम है FW टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक के 6 सिद्धांत दिए वैज्ञानिक प्रबंध के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा FW टेलर सी। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? 1913 में, जब उन्होंने अपना पुस्तक लिखा था। 1913 में साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं? 14 सिद्धांत। ये नाम से विख्यात है हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। काम के लिए क्या करना चाहिए? सर्वोत्तम रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इसमें लागू होता है? तो ये है व्यवहारिक। अगला है निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? कार्य कह रहा है प्रबंध के सिद्धांत का क्या महत्व नहीं है। तो कार्य कुशलता में वृद्धि सिद्धांत पे चलिएगा तो कार्य कुशलता में वृद्धि होगा, यानी है पहल क्षमता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग है, परिवर्तित तकनीकों को अपनाना। तो इसमें कहता है क्या सिद्धांत का महत्व नहीं है? तो परिवर्तित तकनीकों को अपनाना। निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का वर्णन करता है? कार्य विभाजन का सिद्धांत हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत में एक सिद्धांत आता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। और भी आपको याद होगा आदेश की एकता, निर्देश की एकात्मकता, अनुशासन का सिद्धांत, पहल क्षमता का सिद्धांत, उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत। 14 सिद्धांत में याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में कुछ 5-6 ऐसे करके पूछता है, 6 सिद्धांतों का आप जिक्र करिए। तो इसमें कहता है कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या बता है? कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, श्रम का विभाजन, संसाधनों के कार्य में विभाजित करना, और इनमें से इसमें विशिष्टीकरण होता है। तो इसमें क्या होगा? कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना या अलग अलग लोगों को देना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? टेलर ने 6 सिद्धांत दिए। विज्ञान न की अंगूठा राज, या जो भी कहिए, इसमें लिखा हुआ है विज्ञान न की व्यवहाराधीन, कार्यात्मक फॉर्मनशिप, अधिकतम न की सीमित उत्पादन, सहयोग न की मतभेद। तो बी में है कार्यात्मक फॉर्मनशिप, वो उनका संरचना था। फंक्शनल फॉर्मनशिप उन्होंने बताया इस तरह से अगर संगठन बनाते हैं, कार्यात्मक संगठन, तो बढ़िया से काम होगा। तो बी वाला सिद्धांत नहीं है, वो संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। तो 11 का हो गया बी। 12 किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक इस वाक्य में आती है? तो ये है पद्धति अध्ययन। समय अध्ययन में बताया उन्होंने कि ऐसा कुछ करिए व्यवस्था कि कम समय लगे, कम समय में ज्यादा काम हो। गति अध्ययन मतलब गति बढ़ जाए, काम करने का स्पीड जो है वो पुशअप हो। थकान अध्ययन में कहा कि ऐसी व्यवस्था हो रिफ्रेशमेंट की कि हमारे कर्मचारी थके नहीं। तो इसमें हो जाएगा क्या करना है? सर्वोत्तम मार्ग ढूंढना है। ये हो गया पद्धति अध्ययन, इसको कहते हैं हम, है ना, मेथड स्टडी में। अच्छा मेथड हो काम करने का, ताकि स्पीड भी बना रहे, थकान भी ना हो, ज्यादा काम भी हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा
पद्धति अध्ययन। अगला है निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का वर्णन करता है? मानसिक क्रांति, इनमें रुझान में परिवर्तन निहित है। प्रबंध एवं श्रमिकों को खेल नहीं खेलना चाहिए। प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों एक दूसरे की आवश्यकता होती है। श्रमिकों को अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। तो इसमें कहता है मानसिक क्रांति का मतलब है प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, ये बताता है। 13 क्वेश्चन नंबर 14 है सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का उदाहरण परिवार की संरचना है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति ये आर्थिक वातावरण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये तो उसमें आता ही नहीं है। देश का संविधान ये संवैधानिक हो गया। और परिवार की संरचना आता है सामाजिक वातावरण में। समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से ये भी आता है क्वेश्चन। संगठन के में पक्षपात नहीं होता। कैसे में? औपचारिक में पक्षपात नहीं होता। अनौपचारिक संगठन में पक्षपात होता है। तो किसमें नहीं होता? तो औपचारिक में नहीं होता। ए है। चलिए नंबर 16 किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे पर लगाना स्थानांतरण कहते हैं। और त्याग देना, तो त्याग देना तो काम बदलना नहीं हुआ ना, तो ए हो जाएगा। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करना। ट्रांसफर होते रहते हैं समय टू समय, है ना। नियुक्तिकरण किसका उत्तरदायित्व है? निम्न प्रबंध का, उच्च प्रबंध का, सबका। देखिए नियुक्तिकरण आवश्यकता अनुसार जो भी कर सकता है। सुपरवाइजर को अगर लेबर की जरूरत हो तो वो मैनेजर से थोड़ी ना पूछेगा कि हमको लेबर चाहिए। वो कहेगा कि हमको लेबर चाहिए, तो वो अपना फाटक पर भर्ती से लेबर ला सकता है। तो नियुक्तिकरण किसका उत्तरदायित्व है? सभी प्रबंध का। प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। सामान्य, नियमित, सतत, इनमें से कोई नहीं। तो सतत प्रक्रिया, प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया चलता रहता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होंगे, अब देखिए बैंक में पहले काम करे थे मैनुअली होता था, रजिस्टर मेंटेन होता था। तो जो बूढ़े कर्मचारी भी हो गए तो उनको कंप्यूटर पर बैठना पड़ा, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया कि चलिए अब कंप्यूटर पर काम होगा, मैनुअली काम नहीं होगा। तो ये सतत कार्य है, चलता रहता है। क्या? प्रशिक्षण। कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य स्रोत कौन है? कितने हैं? तो 2। एक है आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब पहले के कर्मचारी हैं, उससे आप कर लीजिए, या बाहर से लाइए, कॉलेज से लाइए, यूनिवर्सिटी में कैंपस जाइए, फाटक पर भर्ती करिए, न्यूज़पेपर में निकालिए, इंटरनेट के माध्यम से लीजिए। ये सब बाय हो गया। स्थानांतरण है, प्रमोशन है, डिमोशन है ना, ये सब जो है आंतरिक हो गया। तो 2 स्रोत हैं भर्ती के। नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। रिक्रूटमेंट, देखिए 2 बातें हैं। एक रिक्रूटमेंट, यहाँ नियुक्तिकरण दे दिया है। रिक्रूटमेंट जो है वो धनात्मक प्रक्रिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग हमको आवेदन दें, है ना। और उसमें सिलेक्शन जब हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन वो ऋणात्मक होता है, उसमें से छटनी होता है कि बढ़िया को छाट लिए, बाकी सबको छोड़ दिए। तो रिक्रूटमेंट धनात्मक है, उसमें जो चयन होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य सभी है। ठीक है। अगला चलिए, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास, ये सभी मानव संसाधन में है। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास भी आता है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें से सभी होगा। ठीक है ना। संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। संदेश को किसमें प्रत्येक में इनकोडिंग कहते हैं, उसको कहते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद सेंड होता है, सेंड के बाद रिसीव होता है, रिसीव के बाद डिकोडिंग होता है, डिकोडिंग के बाद फीडबैक होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले एक सेंडर होता है, सुन लीजिए, सेंडर होता है जो मैसेज क्रिएट करता है, मैसेज को इनकोडिंग करता है, जिसको हम संकेत कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। इनकोडिंग के बाद वो भेज दिया, माध्यम का चुनाव हुआ, किससे भेजना है, मोबाइल से भेजना है, लेटर से भेजना है, कैसे भेजना, इससे आपको सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। तैयार कर लिया, इनकोडिंग हो गया, उसके बाद सेंड कर दिया, सेंड के बाद वहां रिसीव होगा, रिसीवर रिसीव कर लेगा, उसका फीडबैक दिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो ये हो गया इनकोडिंग। निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग है। संप्रेषण, संदेश और संप्रेषण तो उसका नाम दे दिया ना दोबारा संप्रेषण प्रक्रिया में। तो डिकोडिंग होता ही है, इनकोडिंग होता ही है, संदेश होता ही है, तो इसमें संप्रेषण बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। संप्रेषण में प्रक्रिया में नहीं ना आएगा, संप्रेषण तो नाम है उसका, कम्युनिकेशन है, संदेश वाहन है। चलिए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? मार्गदर्शन के लिए हाँ जरूरी है, सूचना के लिए भी जरूरी है, निर्देशन के लिए तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नंबर 26, निर्देशन को प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है? निर्देशन का, यानी निर्देशन को डायरेक्शन कहते हैं, तो डायरेक्शन सभी स्तर पर होता है। मालिक है अपने सीनियर मैनेजर को देगा, सीनियर मैनेजर जो है डिपार्टमेंटल मैनेजर को, डिपार्टमेंटल मैनेजर देखता रहेगा सुपरवाइजर क्या कर रहा है, सुपरवाइजर देखता रहेगा हमारा कर्मचारी क्या कर रहा है। तो निर्देशन की आवश्यकता हर जगह होती है। ठीक है ना। अगला है नंबर 27, निर्देशन संबंधित है
उच्च स्तर प्रबंध से, मध्य स्तर प्रबंध से, निम्न से, सभी से। जब उसकी आवश्यकता सभी जगह होगी तो जरूरत भी सभी जगह है। प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है, भाषा का बाधा। अब मैं हिंदी जान रहा हूँ, इंग्लिश जान रहा हूँ, चाइनीज तो नहीं जान रहा हूँ, और चाइनीज में कोई हमको कुछ कहेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो एगो भाषा की बाधा हो गया। दूरी की बाधा, दूरी की बाधा, मैं इंडिया में हूँ, कोई अमेरिका में है तो संपर्क स्थापित होगा, लेटर भेजेगा, ईमेल भेजेगा, अब तो सुविधा भी हो गया, तो दूरी की बाधा भी होता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, तुम कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो ये सारी भिन्नताएं हैं। ये जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा ना क्या कि प्रभावी संदेश वाहन में क्या बाधा है, तो बता दीजिएगा दूरी की बाधा है, भाषा की बाधा है, व्यक्तिगत भिन्नता है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्यवेक्षक कर्मचारी का क्या करते हैं। पर्यवेक्षक कर्मचारी का है मित्र होते हैं, बिल्कुल, मार्गदर्शक भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं, सभी होता है। तो एक सुपरवाइजर क्या होता है, कर्मचारियों का मित्र भी, फ्रेंड भी होता है, गाइड भी होता है ना, फिलोसफर भी होता है, सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 30 है, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है। विनियोग केंद्र, एंट्रोसेंट्रिक केंद्र, लाभ केंद्र और लागत केंद्र। क्या कहता है, निम्नलिखित में सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है। विनियोग केंद्र, एंट्रोसेंट्रिक केंद्र, लाभ केंद्र और लागत केंद्र। तो ये एंट्रोसेंट्रिक केंद्र इसमें होगा। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। प्रशिक्षण समय सारणी, बजट, नेटवर्क आरेख, उत्तरदायित्व केंद्र। बजटीय नियंत्रण के लिए बजट जरूरी है। अब बजटीय नियंत्रण क्या होता है समझिए। पिताजी ने आपको 20 रुपया दिया, कहा यहाँ से समस्तीपुर जाना है, आना है, 20 रुपए का बजट है, 20 रुपए में जाना भी आना है, तो ये नियंत्रण नहीं हुआ। इससे ज्यादा खर्चा करेंगे तो फिर तो पैसा उधार कर्जा लेना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं बजटीय नियंत्रण। पूछेगा बजटीय नियंत्रण क्या है, तो जब नियंत्रण बजट के द्वारा स्थापित की जाती है उसको हम कहते हैं बजटीय नियंत्रण। ठीक है ना, ये है। क्वेश्चन नंबर है 31। 32 है, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए एक तकनीक है। प्रबंध अंकेक्षण किसके निगरानी रखने का एक तकनीक है। कंपनी के, कंपनी प्रबंध के, अंशधारी के, ग्राहक के। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। कंपनी का प्रबंध पर कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर निगरानी रखने के लिए क्या करते हैं, हम ऑडिट करवाते हैं। ऑडिटर कौन होता है, जो सीए, हम सीए का नाम सुने हैं ना, तो जो सीए होता है वही ऑडिट करता है। ठीक है, अगला नंबर 33। एक संगठन का नियंत्रण करना है। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है आगे देखना, पीछे देखना, आगे और साथ साथ पीछे देखना। तो नियंत्रण पीछे देखने की प्रक्रिया है, ऐसा सेंटेंस है। पीछे क्यों देखा जाता है, तो हमने जो नियोजन किया था क्या उसके अनुसार काम हुआ, यही देखने की क्रिया तो है, तो पीछे देखने की क्रिया है। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है संगठन लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारी की मनोदशा के संवर्धन में, मानकों की यथार्थता के निर्णय में, सभी होगा। नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से। तब परिणाम से संबंधित होता है, देखता है कि हमने क्या सोचा था और क्या किया। ठीक है ना, अगला है 36। बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं। बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय, निम्नलिखित। आर्थिक आवश्यकता के लिए बजट बनेगा ना। ठीक है, अगला चलिए। बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है। वित्तीय, अंतिम कार्य का, गैर वित्तीय। बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है वित्तीय, फाइनेंशियल। अगला है बजटीय नियंत्रण प्रबंध का भाग है। कार्य, हिस्सा, स्थानापन्न, उपयुक्त में कोई नहीं। बजटीय नियंत्रण प्रबंध का एक भाग नहीं है क्या, कार्य, हिस्सा, स्थानापन्न, तो यहाँ स्थानापन्न हो जाएगा। नंबर 39। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, वर्ष के अंत में, निरंतर। सिंपल बात है, निरंतर। निरंतर क्या होता है, एक दिन बाबू ने बच्चा को खूब पीट दिया, कल से छूट दे दिया, जो जा बाबू जो करना है कर ले, तो फिर तो वही बात हो गई। तो वही व्यवसाय में भी है कि लगातार नियंत्रण रखना होता है, निरंतर चलता रहता है ये। 40। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक और आवश्यक नहीं कहिए, अनिवार्य कहिए। नियंत्रण तो जरूरी ही है। नियंत्रण क्रिया है पीछे देखने वाली, आगे देखने वाली, दोनों नहीं लिखिएगा, पीछे देखने वाली। ठीक है ना। संगठन कार्य नहीं करता है। संगठन कार्य, एक क्वेश्चन है 42, ये मिस हो रहा था। नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के पहलू हैं जुड़वा, अलग, पूरक। पूरक हैं एक दूसरे के। नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है, ये प्रश्न आता है। तो जब नियोजन नहीं करेगा तो उसको समझ में क्या आया कि हमने किया क्या है, इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण सर नियोजन के अभाव में अंधा है। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है ना। संगठन कार्य नहीं करता है, नियंत्रण का
प्रबंध का ए बी दोनों कार्य नहीं करता है, संगठन कार्य नहीं करता, नियंत्रण प्रबंधन ए बी दोनों, ये क्वेश्चन जो है ये रिमार्केबल है, ये गलत दिया क्वेश्चन। कार्य करता ऐसा देना चाहिए था, नहीं करता क्या? संगठन है ना प्रबंधन नियंत्रण करेगा, मैनेजमेंट का काम भी संगठन के लोग करेंगे, और कंट्रोलिंग भी उसी में से जो सीनियर होगा वो करेगा। तो इसमें नहीं के बदले हाँ देना चाहिए था, संगठन कार्य करता है, नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। अब है 44, प्रभावी नियंत्रण है स्थिर, निर्धारित, गत्यात्मक, इनमें से सभी। अब देखिए, या तो स्थिर होगा या गत्यात्मक होगा, दुइये को बात होगा ना सर। स्थिर है तो गत्यात्मक नहीं, गत्यात्मक है तो सभी कैसे कह रहे हैं आप? सभी ऑप्शन है तो सब में सही सभी कह दीजिए, ऐसा थोड़ी होता। स्थिर है तो गत्यात्मक नहीं है, गत्यात्मक है तो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं होता, गत्यात्मक होता। आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। अब किसी का जो गला दबा रहे थे वो सीमेंट तक न दबाइएगा, अब इतना न दबा दीजिए कि निहुट जाए, तब तो हो गया। फिर गत्यात्मक तो लाना पड़ेगा, समय के अनुसार उसमें बदलाव आप कर सकते हैं। अगला है पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? पूंजी लागत प्रभावित होती है, अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है, दोनों चीज होता है, ठीक है। नंबर 46 में है कार्यशील पूंजी का निर्धारक है आकार, निर्माण की प्रक्रिया, कच्चे माल की उपलब्धता और उपयुक्त सभी। तो कार्यशील पूंजी में आप देखते हैं क्या कितना बड़ा, देखिए एक व्यवसाय बहुत बड़ा है तो बहुत पूंजी चाहिए, छोटा है तो कम चाहिए। निर्माण की प्रक्रिया लंबी है तो ज्यादा चाहिए, छोटी है तो कम चाहिए। कच्चा माल ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पूंजी लगेगा, कम चाहिए तो कम लगेगा, सिंपल बात है। बोनस निर्णय के निर्धारक हैं, लाभों की मात्रा, कोषों में तरलता, कंपनी की आयु, सभी। बोनस वगैरह इस सब पर निर्भर करता है, लाभ कितना हो रहा है, तरलता की स्थिति क्या है, आयु कितनी है, ठीक है। तो बोनस निर्णय सभी फैक्टर से निर्धारक से निर्धारित होता है। नंबर 48, निम्न में कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है? अल्प समता व्यापार, उच्च समता, दोनों होता है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को नया लग रहा होगा, नहीं? बैंक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है कौन खाता पर? चालू खाता, करेंट अकाउंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। ये बहुत ही सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार विद्यालय ने अपने मॉडल में दिया है तो महत्वपूर्ण होगा ही, सामान्य सी बात है, ठीक है। चलिए, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता, अस्थायी पूंजी कौन सी पूंजी? अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अवधि होती है तो लंबी अवधि होगी, दीर्घकालीन के लिए, अल्पकालीन के लिए नहीं, बिल्कुल दीर्घकालीन के लिए अस्थायी है तो। और कार्यशील है जो, अब इसमें दोनों है तो बहुत लोग क्या करेगा, अरे कहीं दोनों होगा मार देते हैं। अस्थायी हुआ तो अल्पकालीन तो होगा नहीं, दीर्घकालीन होगा तो अस्थायी पूंजी। तो ये 10 ये जितने भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके आगे फिर हम अगले वीडियो में आपको बताते रहेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और श्री राम नमस्कार, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।